नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबीसी एजुकेशन में। भैया, अगर यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल या यूपी स्टेट के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, जिसमें यूपी जीके आती है, तो ये वीडियो पूरा देख लो। 100% काम का है। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के मेले एवं उत्सव। और भैया, इन सभी महत्वपूर्ण मेलों को ऐसी मज़ेदार ट्रिक से याद करेंगे कि परीक्षा में सीधा आंसर टिक करोगे। बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर वीडियो को अंत तक देखें। उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं, बल्कि संस्कृति का जीवंत मानचित्र है। यहाँ हर क्षेत्र अपनी अलग परंपरा और उत्सवों के लिए जाना जाता है। अगर कोई इंसान ये तय कर लेना कि उसे हर दिन उत्तर प्रदेश का एक नया मेला या उत्सव देखने जाना है, तो अंदाजा लगाइए उसे पूरे राज्य के मेले देखने में कितना समय लगेगा। मेरे ख्याल से उसे काफी लंबा समय लग जाएगा। बिल्कुल, 1 साल, 2 साल, जी नहीं, उसे लगातार 6 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। हाँ, और ये बिल्कुल सही तथ्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर साल 200 या 400 नहीं, बल्कि 2250 से अधिक मेले आयोजित होते हैं। अरे बाप रे, 2250! जी हाँ, 2250। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। देखिए, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यूपी सिर्फ भारत का एक राज्य या कोई जमीन का टुकड़ा भर नहीं है। ये संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का एक, आप कह सकते हैं कि एक जीवंत मानचित्र है। एक लिविंग मैप है ना। बिल्कुल, एक लिविंग मैप, जहां हर जिला, हर छोटे बड़े क्षेत्र की अपनी एक बिल्कुल अलग कहानी है, जो इन हजारों उत्सवों के जरिए आज भी सांस ले रही है। 2250 मेले! मतलब भैया, अगर परीक्षा बनाने वाला एग्जामिनर चाहे ना, तो उसके पास सवालों की इतनी बड़ी खान है कि छात्र कंफ्यूज होते होते थक जाएं। सही बात है। हाँ, और सिर्फ ट्रिक्स ही नहीं, हम इन मेलों के पीछे के उस गहरे इतिहास और विज्ञान को भी समझेंगे, जो इन्हें इतना खास बनाता है। क्या बात है। क्योंकि देखिए, जब आप किसी चीज का क्यों और कैसे समझ लेते हैं ना, तो वो तथ्य आपके दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। एकदम 100% की बात कही आपने। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस यात्रा की शुरुआत हम यूपी के उन 2 शहरों से करते हैं जो मेलों के मामले में एकदम हैवीवेट चैंपियन हैं। हाँ, मथुरा और प्रयागराज। बिल्कुल, अगर मेलों के राजा की बात करें भैया, तो वो ताज सीधे मथुरा के सिर पर सजता है। निसंदेह, मथुरा को असल में मेलों का शहर ही कहा जाता है, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले मथुरा में ही लगते हैं। साल भर में लगभग 86 मेले। 86 मेले! हाँ मतलब हर हफ्ते एक से ज्यादा मेला। हाँ, और अगर हम इसके पीछे का कारण समझें, तो मथुरा केवल एक शहर नहीं है, ये सदियों से भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। यमुना नदी के भूगोल और ब्रज की समृद्ध कला ने इसे हमेशा से लोगों के जुटने का एक स्वाभाविक केंद्र बनाया है। गजब। अब भैया, मथुरा और वृंदावन के मेलों को याद रखने की कुछ बहुत ही शानदार देसी ट्रिक्स है मेरे पास। अच्छा, बताइए। पहली है लट्ठमार होली, जो बरसाना में होती है। लॉजिक बहुत सिंपल है। इस होली में तो सीधे लट्ठ बरसते हैं, तो बरसते से तुरंत बरसाना याद आ जाएगा। हाँ, ये तो बहुत आसान है ना। दूसरी है झूला मेला, जो श्रावण मास में वृंदावन में लगता है। अब इसे कैसे याद रखें? अरे भैया, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भगवान कृष्ण वृंदावन में कदम के पेड़ पर झूला झूलते थे, तो झूला और वृंदावन का सीधा कनेक्शन बन गया। बिल्कुल सही। और तीसरा है यमुना महोत्सव, जो मथुरा में होता है। इसकी ट्रिक क्या है? भगवान कृष्ण मथुरा में यमुना किनारे ही तो बांसुरी बजाते थे। ये ट्रिक्स परीक्षा के दबाव में सच में बहुत असरदार साबित होती हैं। और देखिए, मथुरा की इस सघन भक्ति से अगर हम थोड़ा पूरब की ओर चलें, तो हम पहुंचते हैं आस्था के सबसे विशाल महासागर प्रयागराज। बिल्कुल। प्रयागराज का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में आता है महाकुंभ, जो हर 12 वर्ष में लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा मानव जमावड़ा। कुंभ के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है यार। हाँ, वो तो है। वो जानता है कि कुंभ तो सबको रटा हुआ है, तो वो जानबूझकर पूछेगा त्रिवेणी महोत्सव, माघ मेला, या फिर छात्रों को सबसे ज्यादा अटकाने वाला वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। बिल्कुल, यहीं पर छात्र अटकते हैं। अब जो छात्र सुन रहे हैं वो सोचेंगे कि भैया, एक धार्मिक संगम का वाटर स्पोर्ट्स से क्या लेना देना। मैं भी यही सोच रहा हूँ। और यहीं पर हमें रटने के बजाय थोड़ा रुककर लॉजिक लगाना चाहिए। देखिए, प्रयागराज का पूरा अस्तित्व ही नदियों के इर्द गिर्द बुना हुआ है। त्रिवेणी महोत्सव को याद रखना तो बहुत सीधा है। त्रिवेणी का अर्थ ही है 3 नदियों का संगम। हाँ, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती। एकदम सही, जो प्रयागराज में है। अब आते हैं वाटर स्पोर्ट्स पर। जरा भौगोलिक दृष्टि से सोचिए। प्रयागराज में गंगा और यमुना जैसी 2 अत्यंत विशाल नदियों का मिलन होता है।
वहाँ पानी का जो असीमित और शांत फैलाव है ना, वो प्राकृतिक रूप से वाटर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। अच्छा। हाँ, और सरकारों ने इसी विशाल जल स्तर का फायदा उठाकर इसे पर्यटन का हिस्सा बना दिया। क्या बात है। मतलब जहाँ इतना असीमित पानी होगा वहाँ वाटर स्पोर्ट्स तो मजे से खेले ही जाएंगे। राइट। और माघ मेले की बात करें तो मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाने का अपना एक अलग ही राज है। हाँ। वो इस राज शब्द से प्रयागराज को जोड़ा जा सकता है। बेहतरीन। अब दोस्तों शुद्ध धार्मिक स्थलों और नदियों के घाटों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आगरा। आगरा, जो मुगल इतिहास का केंद्र रहा है। बिल्कुल। आगरा का नाम आते ही सिर्फ ताजमहल याद आता है, लेकिन यहाँ का इतिहास, कुछ बहुत ही अनोखी परंपराएं और पुराने विवाद इन मेलों में छिपे हैं। जैसे कि ताज महोत्सव, सुलेहुकुल उत्सव, हाँ। और राम बारात उत्सव, कैलाश मेला और बटेश्वर पशु मेला। ताज महोत्सव तो नाम से ही स्पष्ट है, जो कला, शिल्प और मुगल वास्तुकला को समर्पित है। लेकिन आगरा के बाकी मेलों की सूची बड़ी दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे एक शहर में अलग अलग संस्कृतियों का टकराव और फिर उनका मिलन होता है। बिल्कुल। और इसे याद करने की जो कहानी वाली ट्रिक है ना, वो एकदम दिमाग की बत्ती जला देगी। सुनने वालों, एक छोटी सी कहानी इमेजिन करनी है। राम की बारात जा रही थी। बारात में कैलाश का बटुआ चोरी हो गया। अच्छा। अब भैया बटुआ चोरी हुआ तो कैलाश और ताज के बीच लड़ाई हो गई। दोनों के बीच आग की तरह गुस्सा भड़क गया। जब आग ज्यादा भड़क गई तो दोनों के बीच सुलह करानी पड़ी। बहुत ही रचनात्मक कहानी है ना? चलिए इसे डिकोड करते हैं। राम की बारात से राम बारात उत्सव, कैलाश से कैलाश मेला, बटुआ से बटेश्वर मेला, ताज से ताज महोत्सव, आग भड़क गई से आगरा और सुलह करानी पड़ी से सुलहकुल उत्सव। सारे मेले एक ही धागे में पिरो दिए गए। बिल्कुल। लेकिन जो सुलहकुल उत्सव का जिक्र हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है? मैं यहाँ थोड़ा गहराई में जाना चाहूंगी। ये सिर्फ याद करने की एक ट्रिक भर नहीं है। मुगल सम्राट अकबर के समय में आगरा एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रह रहे थे, तो वहाँ वैचारिक और सांप्रदायिक टकराव होना स्वाभाविक था। हाँ, लाजमी है। इस वास्तविक तनाव को कम करने के लिए ही अकबर ने सुलह-कुल यानी सभी के साथ शांति की नीति अपनाई थी। ओहो। जो कभी एक राजनीतिक और सामाजिक जरूरत थी, वो आज एक उत्सव बन गया है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये बहुत ही शानदार इंसाइट है। ऐतिहासिक जरूरतें कैसे त्योहार बन जाती हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, आगरा के मेलों में एक भयंकर एग्जाम ट्रैप छिपा है। वो कैसे? भगवान राम कहाँ के हैं? अयोध्या के। हाँ। लेकिन राम बारात उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। हाँ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एग्जाम में राम बारात देखकर भावनाओं में बहकर सीधे अयोध्या पर टिक मत मार देना भैया, वरना नंबर कट जाएंगे। कहानी याद रखनी है कि बारात आगरा गई थी। ये चेतावनी छात्रों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अक्सर इन्हीं मिलते जुलते नामों में गलतियां होती हैं। बिल्कुल। और इसी आगरा की सूची में एक और नाम है जिस पर गहराई से बात होनी चाहिए, बटेश्वर मेला। ये सिर्फ एक पशु मेला नहीं है, ये एक पूरा सांस्कृतिक अनुभव है। वो कैसे? यमुना नदी के किनारे लगने वाले इस मेले में एक दो नहीं बल्कि 101 शिव मंदिर एक कतार में खड़े हैं। 101? हाँ, और यहाँ ऊंट, घोड़े और गधों का एक विशाल व्यापारिक बाजार सजता है। ऊंट और घोड़ों का मेला, ये सुनकर तो तुरंत राजस्थान के पुष्कर मेले की याद आ जाती है। क्या बटेश्वर का स्तर भी उतना ही बड़ा है? ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल। आगरा सदियों से व्यापारिक मार्गों के केंद्र में रहा है, लेकिन जो बात बटेश्वर मेले को सबसे अनोखा और थोड़ा रहस्यमयी बनाती है, वो है इसकी एक पुरानी परंपरा। रहस्यमयी परंपरा? हाँ, चंबल के बीहड़ यहाँ से बहुत करीब है। एक समय था जब इस बटेश्वर मेले में चंबल के कुख्यात डाकू भेष बदलकर आते थे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। वे शिव मंदिरों में मन्नत मांगते थे और मन्नत पूरी होने पर रात के अंधेरे में विशाल पीतल के घंटे चढ़ाकर जाते थे। बाप रे, चंबल के डाकू, और वो भी शिवजी को घंटे चढ़ाने आ रहे हैं, और बाहर पुलिस का पहरा। हाँ, और इसके पीछे एक बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण था। जो लोग कानून की नजरों में अपराधी थे और बीहड़ों का खतरनाक जीवन जी रहे थे, उन्हें भी तो किसी दैवीय सुरक्षा की जरूरत महसूस होती होगी। सही बात है। चंबल के बीहड़ की रहस्यमयी भौगोलिक स्थिति उन्हें छिपकर आने जाने का रास्ता देती थी। ये परंपरा दिखाती है कि अपराध और चरम आस्था कभी-कभी एक ही जगह पर कैसे टकराते हैं। क्या गजब का इतिहास है यूपी का। अब इस खूंखार इतिहास से थोड़ा वापस आते हैं एग्जाम के प्रेशर पर। बिल्कुल, वापस टॉपिक पर आते हैं। एग्जामिनर का एक और फेवरेट काम होता है
कंफ्यूजन पैदा करना, ऐसे नाम देना जो सुनने में एकदम जुड़वा भाइयों जैसे लगते हैं। हाँ, जैसे कजली और कजरी। बिल्कुल, महोबा का कजली महोत्सव और मिर्जापुर का कजरी महोत्सव। यहाँ अच्छे अच्छे जानकार मात खा जाते हैं। अगर इसके पीछे का कारण देखें तो ये दरअसल स्थानीय बोलियों और भाषा का खेल है। अच्छा, वो कैसे? अवधी, बुंदेली और भोजपुरी के संगम वाले इन इलाकों में ल और र का उच्चारण अक्सर एक दूसरे की जगह ले लेता है, जिससे एक ही तरह की परंपरा दो अलग अलग नामों से दो अलग जिलों में स्थापित हो गई। भाषा का खेल तो है, लेकिन परीक्षा में तो नंबर का खेल होता है भैया। तो इस कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करने की ट्रिक आ गई है। बताइए ट्रिक। देखिए, कजली महोत्सव लगता है महोबा में। ट्रिक है, आंखों में काजल लगाने वालों से जल्दी मोहब्बत हो जाती है। अब देखिए, काजल शब्द में ल आता है, कजली में ल आता है, और मोहब्बत से बन गया महोबा, यानी ल से कजली और महोबा। बहुत बढ़िया। अब आते हैं कजरी महोत्सव पर, जो मिर्जापुर में है। इसकी ट्रिक है, मिर्जा जी आंखों में कजरा लगाते हैं, कजरा में र आता है, कजरी में र आता है, और मिर्जा से मिर्जापुर। क्या बात है। काजल और मोहब्बत, कजली महोबा, कजरा और मिर्जा, कजरी मिर्जापुर। जो छात्र ये ट्रिक एक बार सुन लेंगे ना, वो इसे जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये वर्णमाला वाली ट्रिक, ल और र का अंतर, परीक्षा के उस दबाव वाले माहौल में सचमुच तारणहार साबित हो सकती है। बिल्कुल। वैसे कुछ मेले ऐसे भी हैं जिनके नाम में ही जगह का नाम छिपा है, या उनका स्थान इतना तार्किक है कि किसी ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल, जैसे रामायण मेला जो चित्रकूट में लगता है, रामनवमी का मेला, भैया राम जी का जन्म हुआ था तो जाहिर है अयोध्या में ही लगेगा। हाँ, और भी हैं। फिर आते हैं लखनऊ महोत्सव, झांसी महोत्सव और कन्नौज उत्सव। इनके तो नाम में ही सब कुछ रखा है। और वाराणसी के उत्सव जैसे गंगा महोत्सव और ध्रुपद मेला। वाराणसी के गंगा घाटों के किनारे बैठकर ध्रुपद जैसे प्राचीन शास्त्रीय संगीत को सुनने का जो आध्यात्मिक अनुभव है ना, वो शब्दों से परे है। ये इस बात का प्रमाण है कि नदियां सिर्फ जल का स्रोत नहीं है, वे हमारी कला और संगीत के पनपने का मंच भी हैं। एकदम सही। और एक और बड़ा प्रसिद्ध मेला है गोरखपुर का खिचड़ी मेला, जो मकर संक्रांति के दिन लगता है। हाँ। ट्रिक एकदम सीधी है। मकर संक्रांति पर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। गोरखनाथ से गोरखपुर तुरंत याद आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या? खिचड़ी ही क्यों, कोई और पकवान क्यों नहीं? ये बहुत शानदार सवाल है, और इसका जवाब हमारे कृषि चक्र में छिपा है। अगर हम इसके पीछे के भूगोल का विश्लेषण करें तो ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। अच्छा। मकर संक्रांति जनवरी के महीने में आती है, जो वो समय है जब खेतों से नया चावल और नई दाल कटकर आती है। ओहो। उसी ताजे नए अनाज से खिचड़ी बनाई जाती है। स्थानीय भूगोल और कृषि चक्र का सीधा प्रभाव हमारे त्योहारों और वहां के प्रसिद्ध संतों की परंपराओं पर पड़ता है। त्योहार असल में हमारी खेती-बाड़ी का ही उत्सव है, जिन्हें धर्म का आवरण पहना दिया गया है। क्या बात है। मतलब जो हम खेतों में उगा रहे हैं वही हमारे मेलों का रंग तय कर रहा है। बिल्कुल। अब संस्कृति और परंपरा की बात चली है तो यूपी की संस्कृति सिर्फ किसी एक धर्म या एक वर्ग के इर्द गिर्द नहीं घूमती। ये वो पवित्र जमीन है जहां दो बिल्कुल अलग अलग धाराएं आकर एक साथ बहती हैं। गंगा जमुनी तहजीब। हाँ, और इसका सबसे बड़ा और भव्य सबूत है मेरठ का नौचंदी मेला। नौचंदी मेला अपने आप में इस तहजीब का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये होली के दूसरे रविवार से शुरू होता है। इस ऐतिहासिक मेले की सबसे खास बात यह है कि यहाँ चंडी देवी का मंदिर और प्रसिद्ध सूफी संत बाले मियाँ की मजार बिल्कुल अगल बगल स्थित है। क्या बात है। जब मेला लगता है तो मंदिर में बजने वाले घंटे और मजार से उठने वाली अजान की आवाजें एक साथ हवा में गूंजती हैं। यही तो हमारे देश की असली खूबसूरती है यार। और इस शानदार मेले को याद रखने की ट्रिक भी उतनी ही शानदार है। एक विजुअल दिमाग में लाइए सुनने वालों। एक राजा था, वो अपना सारा धन और चांदी एक बड़े से रथ में भर कर ले गया। अब डिकोड करते हैं सारा धन से। सरधना, जो मेरठ की एक और जगह है जहां महोत्सव होता है, चांदी से नौचंदी मेला, और रथ से मेरठ। तो सारा धन और चांदी रथ में गया, सरधना नौचंदी मेरठ। बहुत खूब। इसी सूफी परंपरा और एकता की एक और अद्भुत मिसाल है बाराबंकी का देवा शरीफ मेला। हाँ। लखनऊ से कुछ ही दूरी पर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर यह मेला लगता है। और इसे याद करने की ट्रिक भी बड़ी मजेदार है भैया। जो शरीफ इंसान होता है ना, वो कभी किसी के 12 रुपये बाकी नहीं रखता, तुरंत लौटा देता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो शरीफ से देवा शरीफ,
12 और बाकी से जुड़कर बना 12 बंकी। इस देवा शरीफ मेले में आपको भारत की संस्कृति का एक ऐसा अनूठा संगम मिलेगा जो आज के समय में थोड़ा हैरान भी करता है। ऐसा क्या है वहाँ? यहाँ एक तरफ सूफी संगीत यानी कव्वालियों की महफिल सजी होती है जो रूह को सुकून देती है, दूसरी तरफ उर्दू शायरी का मुशायरा चल रहा होता है, और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या? उसी प्रांगण में एक बहुत बड़ा पशु बाजार भी लगा होता है। जरा सोचिए दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन सुनने में कितना अजीब और दिलचस्प लगता है ना। एक ही जगह पर रूहानी कव्वाली चल रही है, लोग शायरी पर दाद दे रहे हैं, और वहीं चंद कदमों की दूरी पर ऊंट और गाय भैंस की खरीद फरोख्त हो रही है। आज के नजरिए से ये अजीब लग सकता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये एक गहरी जरूरत थी। जरूरत? हाँ, पुराने जमाने में लोगों के पास मनोरंजन, आध्यात्म और व्यापार के लिए अलग अलग जगहें या इंटरनेट नहीं होता था। मेला वो जगह थी जहाँ इंसान की आत्मा की खुराक यानी संगीत और इबादत और दुनियावी जरूरतें यानी पशु और कृषि व्यापार दोनों एक साथ पूरी होती थीं। ये उस समय का नेटवर्किंग इवेंट था जहां लोग दूर दूर से खबरें, सामान और कला लेकर आते थे। बहुत ही गहरी बात कही आपने। आध्यात्मिक और दुनियावी जरूरतें एक ही जगह पर। अब एकता और सूफी संस्कृति से थोड़ा और पीछे चलते हैं, इतिहास के उन रहस्यमयी पन्नों की तरफ जिनकी जड़ें हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाओं से जुड़ी हैं। हाँ, बात करते हैं बांदा जिले के कालिंजर मेले की। कालिंजर का इतिहास सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यह मेला बांदा जिले में विंध्य पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित कालिंजर के अजय दुर्ग में लगता है। अजय दुर्ग? हाँ, यह एक ऐसा विशाल और अभेद्य किला है जिसे महमूद गजनवी से लेकर कई बड़े आक्रमणकारी भी जीत नहीं पाए। यह मेला कार्तिक महीने में लगता है, इसलिए इसे स्थानीय भाषा में कतकी मेला भी कहते हैं। एक अजय किला, लेकिन इस मेले का पौराणिक महत्व क्या है? इस किले के भीतर प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर स्थित है। ओहो! मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर कालकूट विष निकला था तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे इसी स्थान पर पिया था और उनका कंठ नीला पड़ गया था। अच्छा। यह मेला उस 1000 साल पुरानी सांस्कृतिक और पौराणिक परंपरा का जीवित रूप है जो आज भी विंध्य के पहाड़ों में गूंजती है। कालकूट विष पीने वाली जगह। इसे याद रखने की ट्रिक भी इसी काल शब्द में छिपी है। ट्रिक है, बुरे काम करने वाले बंदे को हमेशा काल का डर सताता है। हाँ, बिल्कुल सही। बंदे से याद रखिए बांदा और काल से याद रखिए कालिंजर। बुरे बंदे को काल का डर, बांदा में कालिंजर। मतलब ये ट्रिक्स हवा में नहीं तीर चला रही हैं भैया, इनका सीधा कनेक्शन उस जगह की जड़ों से है। बिल्कुल, हर ट्रिक के पीछे एक गहरा इतिहास छिपा है। अब भैया, विस्तृत कहानियों, समाजशास्त्र और इतिहास की गहरी चीर-फाड़ का दौर हो गया। अब समय है अपनी सीट बेल्ट कस लेने का, क्योंकि अब रैपिड फायर राउंड आने वाला है। हाँ, क्योंकि अब हम करने वाले हैं पूरे राज्य का एक रैपिड फायर भ्रमण। लेकिन ये सिर्फ नामों के रटंत विद्या नहीं होगी, हम इसके पीछे के तथ्य भी समझेंगे। मैं हर एक जगह की ट्रिक बताऊंगा और उसके पीछे छिपा वो आर्थिक या सांस्कृतिक कारण हमें समझना है जो उस मेले को वजूद देता है। तो तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। तो पहला है कानपुर का बिठूर गंगा महोत्सव। ट्रिक है, बिठूर की डुबकी से सीधे कान में पानी चला गया, कान से कानपुर। कानपुर वैसे भी औद्योगिक शहर है, लेकिन बिठूर उसे उसकी प्राचीन पहचान से जोड़ता है। सही बात। फिर आता है फर्रुखाबाद का कंपिल उत्सव। ट्रिक सुनो, इतनी तेज आंधी आई कि कंबल हवा में फुर से उड़ गया। कंबल से कंपिल और फुर से फर्रुखाबाद। हाँ भैया। इसके बाद इटावा का सफाई महोत्सव। ट्रिक, दिवाली की सफाई करते हुए घर की एक एक ईंट चमका दी। सफाई से सफाई और ईंट से इटावा। भैया आगे बढ़ते हैं बलिया की तरफ, ददरी मेला। ट्रिक, दादी ने कानों में सोने की बाली पहनी है। दादी से ददरी और बाली से बलिया। ददरी मेला उत्तर प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा सूचकांक है। ये भी पशु मेला है ना? हाँ, ये पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। पहला स्थान बिहार के सोनपुर मेले का है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा। बलिया जैसे उपजाऊ क्षेत्र में जहाँ कृषि ही जीवन का मुख्य आधार है, वहाँ एक विशाल पशु मेले का आयोजन होना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि वहाँ की आर्थिक जीवन रेखा है। बिल्कुल, पशु ही तो वहाँ के असली बैंक बैलेंस है। सही कहा। अगला है मगर का कबीर मेला। ट्रिक, कबीर कोई मगरमच्छ नहीं बल्कि एक महान संत हैं। मगरमच्छ से मगर। कबीर ने तो वैसे भी पूरी जिंदगी पाखंडों पर चोट की थी। हाँ, और मगर में प्राण त्याग कर
उस मिथक को ही तोड़ दिया कि वहां मरने से नरक मिलता है। अगला है अंबेडकर नगर का गोविंद साहब मेला। ट्रिक, गोविंद ने सीधे अंबे माता के दर्शन किए। अंबे से अंबेडकर नगर। फिर सहारनपुर का शाकंभरी देवी मेला। ट्रिक है, हरी शाक सब्जियां खाओगे तो बुढ़ापे में किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शाक से शाकंभरी और सहारे से सहारनपुर। मुजफ्फरनगर का शुक्र ताल मेला। ट्रिक, शुक्र है कि मुजफ्फर को नहाने के लिए पूरा का पूरा ताल मिल गया। बहुत मजेदार ट्रिक है। संभल का कल्की महोत्सव। ट्रिक, आने वाले कल के लिए आज ही संभल कर चलना चाहिए। कल से कल्की और संभल से संभल। ये भी याद रखने में आसान है। हापुड़ का गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला। ट्रिक, मेले में किसी ने मेरा पापड़ छीना तो मैंने उसे सीधा मुक्का मार दिया। पापड़ से हापुड़ और मुक्के से गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर का ये मेला सीधे तौर पर महाभारत काल की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। मुक्केबाजी से नहीं? नहीं, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला ये मेला हमें याद दिलाता है कि कैसे नदियां हजारों सालों से सभ्यताओं के उत्थान और पतन की मूक गवाह रही हैं। नदियां ही असली इतिहासकार हैं भैया। चलिए, अब इस सूची के आखिरी कुछ नाम बचे हैं। बहराइच का सैयद सालार मेला। ट्रिक, सालार साहब को सब जोर से बोलते हैं क्योंकि वो थोड़े बहरे हैं। बहरे से बहराइच। लखीमपुर खीरी का गोला गोकर्णनाथ मेला। ट्रिक, गोलू ने गोल कटोरे में खीर खाई। खीर से खीरी और गोल से गोला, गोकर्णनाथ। खीरी और खीर एकदम मिलता जुलता है। और अंत में बलरामपुर का देवी पाटन मेला। ट्रिक है, देवी माँ की पूजा करने से इंसान को अपार बल मिलता है। बल से बलरामपुर। तो इस तरह हमने पूरे यूपी के मेलों का एक विस्तृत चक्कर लगा लिया। एकदम बहुकाल तरीके से। सारे के सारे मुख्य मेले अब शायद ही कोई भूले। अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें, तो ये सभी मेले मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। कौन कौन से? विशुद्ध धार्मिक मेले, सांस्कृतिक और सांप्रदायिक सौहार्द के मेले और व्यापारिक या कृषि आधारित मेले। बिल्कुल सही। ये जो स्मृति सूत्र या ट्रिक्स हमने आजमाए, ये केवल शब्दों का खेल नहीं है। फिर क्या है? ये मानव विज्ञान और संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के अत्यंत व्यावहारिक उपकरण हैं। ये एकदम सही बात है। आज हमने देखा कि कैसे कान में गया पानी, हवा में उड़ा कंबल और छीने गए पापड़ जैसी रोजमर्रा की हास्यास्पद चीजों ने सदियों पुराने इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था के भारी भरकम तथ्यों को दिमाग में सुरक्षित कर दिया। हाँ, ये ट्रिक्स असल में वो ढक्कन है जो यादों की उस रिश्ते हुए मटके को बंद कर देते हैं। इस पूरी चर्चा ने यह साबित कर दिया है कि संस्कृति को समझने के लिए हमेशा मोटी-मोटी किताबों के बीच सिर खपाने की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी बस आसपास की कहानियों को पकड़ना होता है। हाँ, और शब्दों के मजेदार तालमेल को। और भैया, जो लोग इस ज्ञान के सफर में हमारे साथ यहाँ तक आ गए हैं और अगर ये ट्रिक्स सीधे दिमाग में बैठ गई हों तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना चाहिए और ऐसे ही जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस पूरी यात्रा के अंत में मैं एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। बताइए। आज हम सदियों पुराने मेलों को याद रखने के लिए अपनी आधुनिक जिंदगी से ट्रिक्स बना रहे हैं। जरा इस बारे में सोचिए, 100 या 200 साल बाद जब भविष्य की पीढ़ियां हमारे आज की इंटरनेट पर होने वाले वैश्विक डिजिटल सम्मेलनों और वर्चुअल मेलों का इतिहास पढ़ रही होंगी, तो वे इस डिजिटल युग के उत्सवों को याद रखने के लिए अपने समय की कौन सी नई और अजीबोगरीब ट्रिक्स गढ़ रही होंगी? ये सवाल तो वाकई दिमाग के घोड़े दौड़ाने वाला है भैया। भौतिक मेलों से लेकर वर्चुअल स्पेस तक इंसान की याद करने की जो फितरत है वो कभी खत्म नहीं होने वाली। उस मटके में ज्ञान भरने के नए तरीके तो इंसान खोजता ही रहेगा। बस देखने वाली बात यह होगी कि भविष्य की वो ट्रिक्स कितनी मजेदार होती हैं।